हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ ली गई है राम जन्मभूमि से, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसको लेकर कि जन्मभूमि पहुंचे रामलला, राजप्रसाद से किया पूर्ववासियों व देवताओं का दर्शन। देखिए, रामलला जो अपनी जन्मभूमि पर पहुंच गए हैं और बुधवार को भगवान ने रजत विग्रह स्वरूप में अपने राजप्रसाद यानी कि मंदिर से पूर्ववासियों व देवताओं का दर्शन किया। और ये एक अनुष्ठान होता है जो 16 तारीख से चल रहा है और 22 तारीख तक लगातार चलता रहेगा। इसमें समय समय पर जो प्रतिष्ठान होते रहेंगे उसके बारे में आपको हम लोग बताते रहेंगे। अभी तो इसमें तैयारियां अंतिम दौर पर हैं और आज है 18 तारीख, यानी कि 4 दिन और शेष हैं। 4 दिन बाद यहाँ पर रामलला की मूर्ति स्थापित हो जाएगी और 23 जनवरी से मंदिर हम सब के लिए यानी हमारे आपके लिए ओपन हो जाएगा। अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप 23 तारीख से जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में वहाँ काफ़ी भीड़ रहेगी और प्रशासन भी सख्त है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मंदिर का भी पूरा निर्माण नहीं हुआ है। प्रथम तल ही जो भूतल है उसी का निर्माण हुआ है जिसमें रामलला को स्थापित किया जाना है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने पर ईरान का हमला। देखिए, बौखलाए पाक ने कहा कि यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। ईरान से अपने राजदूत को पाकिस्तान ने बुला लिया है और ईरानी जो राजनयिक हैं उनको भी पाकिस्तान आने से रोक दिया है, यानी इस्लामाबाद आने से रोक दिया है। दोनों देशों में बढ़ गया है तनाव और भारत ने कहा है कि यह दोनों देशों का द्विपक्षीय मामला है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इराक और सीरिया के बाद अब ईरान ने भी मंगलवार देर रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सीमावर्ती गांव पर हवाई हमला कर दिया और आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया। जैश अल अदल, देखिए नाम दिया गया है यहाँ पर, जैश अल अदल नाम के जिस संगठन के ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है उसमें आतंकी लंबे समय से ईरान में हमले कर रहे थे, यानी कि वो एक तरीके से हेडक्वार्टर बना लिया था और ईरान पर हमला किया जा रहा था। ईरान के इस हमले ने दुनिया के सामने आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान की पूरी पोल खोल कर रख दी है। अब पाकिस्तान तो बौखला गया ही है। पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है और बोला है कि ईरान का जो हमला हुआ है उसमें 2 छोटी बच्चियां यानी लड़कियां मारी गई हैं और कुछ निर्दोष ग्रामीण भी घायल हुए हैं। तो मतलब वो इनको ढाल बना रहा है, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है दुनिया में। पाकिस्तानी गांव पर हमले के बाद ईरान के जो विदेश मंत्री हैं हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद ईरानी आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई है और ये आगे भी जारी रहेगी। अगर पाकिस्तान अपना समर्थन आतंकवाद को देता रहेगा तो इस तरीके के जो हमले हैं वो होते रहेंगे। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि ईरानी मिसाइलों ने आतंकी संगठन जैश अल अदल के 2 ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार रात ईरान की ओर से आई 4 मिसाइलों ने पंजगुर जिले के साबाज गांव के घरों को निशाना बनाया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि एलडीएफ और यूडीएफ का रहा है घोटालों का इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की यात्रा पर हैं और केरल के सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन पर उन्होंने तंज कसा है। बोले, भाजपा के पास तेज गति से विकास करने का ट्रैक रिकॉर्ड, भविष्य के लिए दृष्टिकोण है। भारत फिर बन रहा है विश्व का केंद्र और वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केरल में माकपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पर हमला बोल दिया और कहा कि इनका भ्रष्टाचार और घोटालों का इतिहास रहा है। भाजपा एकमात्र राजनीतिक दल है जिसके पास तेज गति से विकास करने का ट्रैक रिकॉर्ड और भविष्य के लिए दृष्टिकोण भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि केरल लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि यहाँ शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है और भाजपा की जो पारदर्शी नीतियां हैं उसको लेकर मैं आपको बताने आया हूं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। कांग्रेस ने 5 दशकों तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन धरातल पर इससे संबंधित कोई कार्य नहीं किया है।
प्रधानमंत्री ने आगे संबोधन में बोला कि भाजपा के पदाधिकारियों को उन्होंने एक तरीके से मोटिवेट किया और बोला कि जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। भाजपा ने जो या केंद्र सरकार ने जो गरीबों के लिए कार्य किए हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। जिस तरीके से भाजपा गवर्नमेंट और गरीब लोगों के बीच बिचौलियों की जो भूमिका है उसको समाप्त कर दिया गया है, उसको लेकर भी लोगों को बताएं और जागरूकता फैलाएं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से 8 घंटे पूछताछ की है और मानेसर में एक भूमि अधिग्रहण हुआ था जिसमें 400 एकड़ का अधिग्रहण किया गया था। किसानों से जमीन जो ली गई थी वो औने पौने दामों पर ली गई थी। वो मामला है 2004 से 2007 के बीच का और ये मनी लॉन्ड्रिंग से मामला जुड़ गया तब जब इस 400 एकड़ की जो ज़मीन है उसको कुछ प्रमुख लोगों के कंपनी के साथ इस ज़मीन को अटैच कर दिया गया, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन गया था। और उसके बाद अब इसमें जांच बैठाई जा रही है और जो हुड्डा हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें दिल्ली स्थित ईडी के कार्यालय बुलाया गया था। ये 11:30 बजे पहुंचे थे और वहां से इनकी निकासी हुई है 8 बजे। लगभग 8 घंटे इनसे बात चली थी और इसमें बताया जा रहा है कि 1500 करोड़ की धोखाधड़ी का ये मामला है। तो संभवतः इसमें जांच आगे बढ़ेगी और ये अगर इनकी संलिप्तता है तो इन पर केस चलेगा, ये गिरफ्तार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि घने कोहरे में उतरने के लायक नहीं अधिकतर विमान। देखिए, उड़ानें प्रभावित होने पर शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता हैं और सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस समय नागर विमानन मंत्री हैं, उनमें तकरार हुई सोशल मीडिया पर और भारत में अधिकतर विमान एयरबस 320 या बोइंग 737 मैक्स हैं। इसमें से कोई भी विमान शून्य दृश्यता में उतरने लायक नहीं है। ये बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताई हैं और पिछले दिनों जो लगातार कोहरे की वजह से फ्लाइटें लेट हो रही हैं उस पर तंज कसते हुए शशि थरूर ने बोला कि अभी तक इस पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है और कुछ आंकड़े भी उन्होंने दिए कि पहले की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता था। उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्लियर कट बोला कि सिर्फ एक ही कैट 3 तकनीक है जो शून्य दृश्यता में भी उड़ानों को संचालित करने की व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न कर सकती है, लेकिन भारत अभी उस तकनीक से दूर है। और अगर हम मुंबई एयरपोर्ट की बात करें तो जहां पर 4 रनवे हैं उनमें से 2 में ये तकनीक है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें ये कार्य नहीं कर पा रही है क्योंकि कोहरा इस समय इतना ज़्यादा है। वजह यह है कि देश के अधिकतर विमानों में शून्य दृश्यता यानी कि घने कोहरे या अंधकार की वजह से पट्टियों पर लैंड करने वाली तकनीक ही नहीं है। यह जानकारी स्वयं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तरफ से विमान सेवा प्रभावित होने पर उठाए गए सवालों के जवाब में दी। इंटरनेट मीडिया साइट एक्स पर थरूर और सिंधिया में विमान क्षेत्र की मौजूद स्थिति और ग्राहकों की सेवा को लेकर खूब तकरार हुई। पहले थरूर ने आरोप लगाया, फिर उसका जवाब सिंधिया ने दिया। सिंधिया ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थित 2 हवाई पट्टियों पर लगे कैट 3 से 50 मीटर की दृश्यता पर विमानों की लैंडिंग हो सकती है, लेकिन भारत में अधिकतर जो विमान हैं वो एयरबस 320 हैं जो 75 मीटर और दृश्यता में उतर सकते हैं। इसके अलावा बोइंग 737 मैक्स है जो 175 मीटर दृश्यता में ही अपनी सेवा दे सकते हैं। ऐसे में रनवे में कैट 3 सुविधा होने और विमान चालकों के प्रशिक्षित होने के बावजूद शून्य दृश्यता होने पर ही अधिकतर विमान इसमें प्रभावित हो रहे हैं और इन्हें नहीं उतारा जा सकता है। आगे उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अब उड्डयन क्षेत्र आगे बढ़ रहा है उसका भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में भारत में विमानों की जो संख्या थी वो 400 थी, अब वो 730 हो गई है, यानी 2024 में 730 हो गई है और 2030 तक ये 1500 से 2000 हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग पर सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। देखिए, विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल भारत की आर्थिक हितों के खिलाफ करने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी सीपीआर का एफसीआरए यानी विदेशी अनुमान नियमन कानून लाइसेंस निरस्त कर दिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार सीपीआर का पंजीकरण शिक्षण गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन इनका इस्तेमाल विकास परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन के लिए किया जाता रहा है। एफसीआरए लाइसेंस निरस्त होने के बाद सीपीआर
को विदेशी फंडिंग नहीं मिल सकेगी, क्योंकि ये एक एनजीओ के माध्यम से ये पैसे ले रहे थे, जिसका जो इस्तेमाल है वो आतंकी गतिविधियों या भारत की गतिविधियों, जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा था, जो अब पूरी तरीके से रोक दिया गया है, जिसका प्रभाव ये होगा कि इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। तो ये एक मैसेज है कि जो भारत के विरुद्ध आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त होगा उसके साथ ऐसा व्यवहार या उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दिल्ली की है, हमारी राजधानी की, कि कांवड़ शिविरों के टेंडर में गड़बड़ी, 3 अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश इसमें दिए गए हैं। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल सक्सेना ने इसमें कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि 2022 में कांवड़ शिविरों के लिए 23.40 करोड़ रुपए के खर्च से टेंट लगाने के प्रस्ताव के उल्लंघन के आरोप में राजस्व विभाग के 3 अधिकारियों को इसमें आरोपी बनाया गया है। इसमें तत्कालीन एसडीएम मुख्यालय आर सिंह हैं, अनुभाग अधिकारी संजय कुमार मदान हैं और कनिष्ठ सहायक अनुराग के खिलाफ नियमानुसार कड़ी जो कार्रवाई की सिफारिश दी गई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की केयर टेकिंग ब्रांच द्वारा कांवड़िया शिविरों के लिए टेंट का काम देने में घोटाले का जो पर्दाफाश हुआ है, उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ कि 1 साल में बगैर पीयूसी वाहनों का 325 करोड़ रुपए का चालान काटा गया है। वर्ष में यानी कि 2023 में 3.25 लाख वाहनों के 10-10 हज़ार रुपए के चालान काटे गए हैं। दिसंबर से नवंबर की तुलना में प्रदूषण के 2 गुने चालान काटे गए हैं, क्योंकि उस समय ग्रेड 3 लागू भी था और जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो भी जहरीले स्तर पर था। 1 साल में 49.78 लाख लोगों ने बनवाए हैं PUC प्रमाण पत्र, यानी कि प्रदूषण का सर्टिफिकेट, कि हमारी गाड़ी जो है वो प्रदूषण नहीं फैलाती है। तो ये आंकड़े के बारे में ये बताया गया है कि इसमें से कुछ लोग हैं जो कोर्ट चले जाते हैं और अपना जो जुर्माना है वो हाफ करा लेते हैं, कुछ लोग देते भी हैं और कुछ लोग इसको कानूनी प्रक्रिया के तहत माफ़ भी करा लेते हैं। तो ये सब बातें इसमें बोली गई हैं, लेकिन इतने लोग का चालान काटा गया है जिसमें कि रिकवरी भी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नए आपराधिक कानून से अवगत होगी दिल्ली पुलिस। देखिए, नए कानून बताने के लिए दिल्ली पुलिस एकेडमी ने शुरू किया 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने किया उद्घाटन। कहा, बदलाव को चुनौती और अवसर के रूप में हम इसे ले रहे हैं। नए आपराधिक कानून से महकमे में सभी रैंकों के अधिकारियों और कर्मियों को अवगत कराने के लिए दिल्ली पुलिस एकेडमी ने 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। न्याय संहिता के तहत नए आपराधिक जो कानून के बारे में अधिकारियों और कर्मियों को यहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस एकेडमी ने द्वारका स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सहयोग से इसका शुभारंभ किया है, जहां विशेष आयुक्त से लेकर कांस्टेबल तक को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो 20 जनवरी तक मुख्यालय के आदर्श सभागार में चलेगा। इस अवसर पर आयुक्त ने प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित किया और जितने भी अधिकारी हैं उनसे इसमें भाग लेने को बोला है। इस मौके पर सभी जो अधिकारी हैं उस जो चेंजमेंट है न्याय कानून का, उसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि इसको अमल में लाया जा सके। अभी आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में भी जितने भी पुलिस DIG रैंक के अधिकारी हैं विभिन्न राज्यों के, उनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है गाजियाबाद में। वो 20 तारीख तक चलेगा और उसके बाद वो अपने अपने राज्य में जाकर लोगों को प्रशिक्षण, यानी कि अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इस बार कर्तव्य पथ पर आधी आबादी दिखाएगी पूरा दम। देखिए, दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों के बैंड और परेड जत्थे में केवल महिलाएं होंगी। गणतंत्र दिवस की परेड में ज़्यादातर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिलाओं के पास होगी। फ्रांस की सेना और वहां की पुलिस मिलकर गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेगी। देखिए, जो आगामी गणतंत्र दिवस है उसमें उस दिन देशवासियों को परेड और झांकियों में काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। इस बार कर्तव्य पथ पर तकरीबन सभी अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस में तैनात आधी आबादी अपना दमखम दिखाएगी। इसके लिए 2 सप्ताह से अधिक समय से कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड और बैंड का प्रशिक्षण अभ्यास जारी है। परेड जत्थे
में पहले सीआरपीएफ और तटरक्षक फोर्स की ही महिलाओं को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इस बार कुछ नया होने जा रहा है। अर्धसैनिक बलों की जो महिला कर्मी हैं इस बार कई हैरत अंगेज कारनामे दिखाएंगी, जैसा कि आप इस पिक में देख भी रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसमें बताया कि इस बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो परेड जत्थे में महिला और पुरुष दोनों शामिल होंगे। इन तीनों के बैंड में भी महिला और पुरुष दोनों शामिल होंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों जैसे कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी आदि के परेड जत्थे में केवल महिला कर्मियों को ही इसमें हिस्सा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। पूर्व सीजेआई गोगोई को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। देखिए, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया है कि इस बार असम सरकार ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव देने का निर्णय लिया है। आगामी 10 फरवरी को गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। पूर्व सीजेआई गोगोई ने ही राम मंदिर पर फैसला देने वाली पीठ का नेतृत्व किया था। इससे पहले यह सम्मान रतन टाटा को भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट न्यूज है कि पानी के प्रबंधन के लिए एक निकाय पर राज्यों को मनाने का प्रयास। बजट से लेकर प्रबंधन तक के विषयों पर विचार करने के लिए सचिवों का सम्मेलन। जल के क्षेत्र में बड़े सुधारों के लिए राज्यों का सहमत होना जरूरी है। देखिए, क्या राज्यों के स्तर पर ऐसी कोई एकल नियामक संस्था की जरूरत है जो भूजल के साथ ही नदियों, तालाबों की निगरानी और पानी की कीमत जैसे विषयों पर निर्णय लेने में सक्षम हो? बर्बाद हो जाने वाले पानी को फिर से कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके इस्तेमाल को, पानी का बजट निर्धारण और प्रबंधन कैसे बेहतर हो, ऐसे तमाम सवालों पर केंद्र और राज्यों के बीच अगले सप्ताह अहम बातचीत होने वाली है। 23 और 24 जनवरी को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में जल शक्ति मंत्रालय का राष्ट्रीय वाटर मिशन राज्यों के सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इसमें 21 सिफारिशों पर विचार होगा। इस सम्मेलन में चर्चा के लिए जो मसला सबसे अहम है वह है जल प्रशासन और पानी की गुणवत्ता। 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पानी के उपयोग की दक्षता को बढ़ाना अपनी प्राथमिकता में ले लिया है। इस सम्मेलन में वाटर गवर्नेंस को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी प्रस्तावित है। पानी के लिए बजटिंग और मैनेजमेंट ऐसा विषय है जिस पर राज्यों को एक राय पर लाना आसान नहीं है। इस साल दिसंबर तक जल जीवन मिशन पूरा होने का आसार है। देखिए, पिछली बार जो बजट पेश हुआ था 1 फरवरी को, उसमें 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें कि 55,000 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए गए हैं। तो प्रति सेकंड एक कनेक्शन की जो मौजूदा रफ्तार के साथ इस साल दिसंबर तक जल जीवन मिशन लगभग पूरा होने के आसार हैं। पूरी ग्रामीण आबादी को टैप यानी कि नल से पानी योग्य, जो पीने योग्य पानी है, उसकी उपलब्धता कराने की जो केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना है वो आगामी बजट में भी सरकार की प्राथमिकता में बनी रहेगी। जल शक्ति मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार इस साल दिसंबर तक 3 करोड़ नए कनेक्शन दिए जा सकते हैं। इसलिए पूरे आसार हैं कि इस योजना को पिछले 3 सालों की तरह इस बार भी बजट में पूरा महत्व मिलेगा। केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन अब तक 17 करोड़ ग्रामीण घरों को टैप के जरिए पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध करा चुका है। पिछले दिनों इस योजना ने ग्रामीण अगर कवरेज की बात करें तो उस लिहाज से 73% का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 19 करोड़ से कुछ अधिक घरों की गणना की है। 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की शुरुआत की गई थी। तब केवल 3 करोड़ घरों में ही पाइप के जरिए पेयजल की आपूर्ति की सुविधा थी। जल जीवन मिशन ने अब तक लगभग 14 करोड़ जो लोग हैं उनको ये आंकड़ा उपलब्ध कराया है, मतलब वाटर सप्लाई पहुंचाई है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सहारा समूह की सहकारी समितियों के 1.5 करोड़ निवेशकों ने कराया है निबंधन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बोला है कि 2.5 लाख लोगों के 241 करोड़ रुपए वापस भी दिए जा चुके हैं। कहा है कि सहकारिता क्षेत्र में हुई नए युग की शुरुआत।
देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने बोला है कि सहारा समूह की जो सहकारी समितियों के 1.5 करोड़ निवेशक को निबंधन किया जा चुका है। इनमें 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 241 करोड़ रुपए वापस कर भी दिए गए हैं। सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और आधुनिकता लाने का वादा करते हुए मोदी सरकार में नए कानून, नए ऑफिस और नई पारदर्शिता व्यवस्था के साथ सहकारिता क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई है। अमित शाह बुधवार को नई दिल्ली में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयन कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शाह ने सहकारिता की जरूरत की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह क्षेत्र विश्वसनीयता खो देगा तो विस्तार तो होगा ही नहीं, अस्तित्व का संकट भी आएगा। मोदी सरकार के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य में इस क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। सहकारिता ही चमत्कार है कि गुजरात में 36 लाख परिवार पशुपालन से जुड़े हुए हैं और इनका सालाना टर्नओवर 60,000 करोड़ रुपए के ऊपर जाता है। आज पैक्स के माध्यम से ड्रोन दीदियां खेतों में दवा का छिड़काव कर रही हैं और लोगों में विश्वास जगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिकता से जुड़ रही है। नेक्स्ट न्यूज है, यवतमाल और रायपुर की रैलियों में ना हो पाए नफरती भाषण, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, 2 स्थानों के जिलाधिकारियों और पुलिस उपाधीक्षों या अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि हिंदू जन जागृति समिति और भाजपा विधायक टी राजा सिंह की प्रस्तावित हैं रैलियां, और ये दोनों ही अपने भाषण के लिए जाने जाते हैं, एक तरफा यानी कि हिंदू भाषण के लिए जाने जाते हैं। इससे नफरती भाषण ना हो पाए, इसकी जो देख रेख है वो जिलाधिकारी करेंगे और पुलिस अधीक्षक करेंगे। हालांकि इसमें पहले रिट दिया गया था कि इस रैली को रोक दिया जाए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रैली को रोकने से मना कर दिया और बोला कि जब तक भाषण दिया ही नहीं गया तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये नफरती भाषण है। तो अगर नफरती भाषण दिया जाता है तो ये जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि इसको रोका जाए और ऐसा भाषण ना हो पाए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मापदंड कठिन होने से देश भर के 140 आयुर्वेद कॉलेजों की मान्यता संकट में है। कॉलेज को अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों की 19 जनवरी तक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को भेजनी है जानकारी। देखिए, आयुर्वेदिक कॉलेजों की मान्यता के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के मापदंड कठिन किए जाने के बाद देश भर के कई आयुर्वेदिक कॉलेजों की मान्यता संकट में पड़ सकती है। 19 जनवरी तक कॉलेजों को अपने संसाधनों की जानकारी आयोग को देनी है और अभी तक कॉलेजों द्वारा आयोग को भेजी गई जानकारी के अनुसार देश भर में 140 कॉलेज ही मापदंड भेजा है और वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 95% से अधिक इसमें निजी कॉलेज हैं जो मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। ओपीडी में अगर हम बात करें इनके मापदंड कैसे लिए जाते हैं, तो बीएमएस की 60 सीटों के लिए 30 चिकित्सा शिक्षक, 60 बिस्तरों का अस्पताल, ओपीडी में प्रतिदिन 120 मरीज और भर्ती मरीजों की संख्या 24 होना आवश्यक है। जबकि 100 सीटों के लिए 45 चिकित्सा शिक्षक, ओपीडी में प्रतिदिन 200 और एक समय पर भर्ती रोगियों की संख्या 40 होना आवश्यक है। ये मापदंड पहले से हैं, पर आयुर्वेद कॉलेजों की संख्या बढ़ने के कारण रोगी कई अस्पतालों में बंट जाते हैं, जिससे ओपीडी और भर्ती रोगियों का मापदंड पूरा करना एक चुनौती बन रहा है। तो हो सकता है इसमें कई कॉलेज बंद हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं। प्रधानमंत्री ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की प्रमुख रणनीतिक पहलों सहित 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कर दी हैं। कहा है कि देश के दक्षिण क्षेत्र के विकास को गति देने में मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 310 मीटर लंबा ड्राई डॉक और अंतर्राष्ट्रीय जल मरम्मत सुविधा शामिल है। मोदी ने कहा कि आज जबकि भारत वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है, हम अपने देश की समुद्री ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्र कर रहे हैं। बंदरगाहों और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग क्षेत्रों में व्यवसाय की सुगमता बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों में कई बड़े सुधार किए गए हैं। केंद्र भारत को एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए कार्य कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के त्रिशूर जिले में स्थित गुरुवायूर मंदिर में भी दर्शन किए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि
झारखंड की कैबिनेट सचिव जांच प्रभावित ना करें, दर्ज हो सकता है केस। कैबिनेट सचिव के पत्र पर ईडी की आपत्ति, कहा राज्य सरकार का आदेश निर्देश हम पर नहीं होता है लागू। देखिए, झारखंड के अधिकारियों कर्मियों को विभिन्न मामलों में सम्मन भेजने के संबंध में राज्य सरकार की ओर से ब्यौरा मांगे जाने पर ईडी ने कड़ी आपत्ति जताई है। ईडी ने इस संबंध में झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना दालेल को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार का कोई आदेश निर्देश PML अधिनियम के अनुसंधानकर्ता पर लागू नहीं होता है। ईडी के अनुबंधकर्ता को सम्मन करने और दस्तावेज मांगने का अधिकार है। साथ ही जांच एजेंसी ने कैबिनेट सचिव को सचेत भी किया है कि उन्होंने जो कृत्य किया है वह गैरकानूनी और अनुसंधान को प्रभावित करने वाला है। ईडी ने कैबिनेट सचिव को लिखा है कि उनके माध्यम से अनुसंधानकर्ता व साहिबगंज के DC को भेजा गया अनुवांछित निर्देश यह साबित करता है कि उन्होंने जानबूझकर एक संवेदनशील मामले में चल रहे अनुसंधान को प्रभावित करने का प्रयास किया है। बता दें कि पिछले हफ्ते ही कैबिनेट सचिव ने ईडी को भेजे पत्र में कहा था कि कैबिनेट निर्णय के मुताबिक राज्यकर्मी केंद्रीय एजेंसियों के सम्मन पर उपस्थित होने व दस्तावेज सौंपने के पहले सरकार के सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेंगे। ऐसे में ईडी सम्मन किए जाने वाले राज्यकर्मियों और उनके मामलों की जानकारी दें। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दुनिया में औसत से ज़्यादा दूध पीने लगा है भारत। देखिए, एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया में दूध की जो औसत खपत है भारत के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 65 ग्राम ज़्यादा खपत है। एक दशक में दूध के उत्पादकता में स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक वृद्धि हुई है। और जैसे कि देसी गायों के संवर्धन के लिए देश एक दशक भर जो प्रयास किए गए वो अब रंग दिखाने लगा है। पिछले एक दशक में दूध के उत्पादन और उत्पादकता में स्वतंत्रता के बाद से सर्वाधिक वृद्धि हुई है। दूध की खपत भी तेजी से बढ़ी हुई है और दुनिया की औसत खपत की जो मात्रा है को काफी पीछे छोड़ दिया है। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत सभी तरह से मवेशियों के दुग्ध उत्पादन में दुनिया में पहले नंबर पर। विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में देखिए आंकड़े दिए गए हैं, जो विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान दे रहा है। 9 वर्षों में देश में दुग्ध उत्पादन लगभग 57% बढ़ा है। इसी कारण प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2022-23 में 459 ग्राम प्रतिदिन हो गई है, जो 9 वर्ष पहले सिर्फ 303 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी। दूध की उपलब्धता बढ़ी तो भारतीयों के खान पान के तरीके में भी तब्दीली आने लगी है। दूध एवं उसके उत्पादों की खपत में तेजी से वृद्धि हुई है। अभी भारत में प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में दूध की औसत खपत से 65 ग्राम ज़्यादा दूध पीने लगा है। दुनिया में दूध की औसत खपत अभी 394 ग्राम प्रति व्यक्ति है। दूध के मामले में ऐसी संपन्नता का रास्ता राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कारण खुला है। योजना की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई थी और मकसद था वैज्ञानिक तरीके से देसी गो जातीय नस्लों का विकास करना। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है राम कथा की अद्भुत शक्ति। राम मंदिर के निर्माण से, राम जी की शक्तियों से, राम की जो भावनाएं जुड़ी हैं देश की राम जी से, इन सभी टॉपिक्स को लेकर हम लगातार डिस्कशन कर ही रहे हैं और कल भी हमने इस ऐसे ही आर्टिकल को डिस्कस किया था, तो आज इसे स्किप करेंगे। दूसरा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आंकड़े दिए गए हैं कि कृषि क्षेत्र में दिखने लगा बदलाव। बिचौलियों को हटाकर सीधे किसानों को निर्यातक बनाने की सरकार की जो कोशिश है वो रंग लाती दिख रही है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और आर्टिकल लिखा है MSME मंत्रालय में निर्यातक संवर्धन और विश्व व्यापार संगठन प्रभाग के अधिकारी रमेश कुमार दुबे द्वारा। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि जो भारतीय खेती के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण यह रहा है कि यहाँ जितना ध्यान उत्पादन पर दिया गया उतना कृषि उपज के विपणन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और निर्यात पर नहीं दिया गया। यही कारण है कि विश्व के कुल कृषि उपज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.4% तक ही सिमट गई। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी खेती को फायदे का सौदा बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए सरकार ने दीर्घकालिक उपायों की शुरुआत की ताकि खेती की जो लागत है उसमें कमी आए। इसके बाद सरकार ने फसल जो विविधीकरण पर जोर दिया ताकि किसान गेहूं, धान, गन्ना जैसी चुनिंदा फसलों की खेती से आगे बढ़कर बागबानी, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन जैसी जो आयपरक गतिविधियां हैं उसमें भी अपने आप को इंगेज कर सके। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा जोर विपणन सुधारों पर दिया। राष्ट्रीय कृषि बाजार तक बनाया गया जिसे ई-नाम दिया गया। सरकार ने मंडी व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। इससे किसान बिना किसी बिचौलिए के
अपनी उपज बेच रहे हैं। छोटे किसानों को बाजार व्यवस्था से जोड़ने के लिए सरकार 22,000 ग्रामीण हाटों के बुनियादी ढांचे पे सुधार कर रही है और उन्हें आधुनिक बना रही है। देखिए, अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की, तो कृषि क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियों के धीमेपन और निर्यात ना बढ़ने का एक बड़ा कारण जो है वो देश में 12 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं, जो कुल किसानों का 86% हैं, और इनकी जोत का जो औसत आकार है वो 1.1 हेक्टेयर से कम है। इन किसानों को उत्पादन से जुड़े कार्यों जैसे तकनीक, बीज, मशीनरी, ऋण, प्रसंस्करण और सबसे ज़्यादा बढ़कर बाजार तक पहुंचाने में हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लघु और सीमांत किसानों के समक्ष मौजूद जो चुनौतियां हैं को दूर करके खेती किसानी में कारोबारी गतिविधियों को किस तरीके से बढ़ावा देना है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित स्टार्टअप कैसे शुरू करना है, इसके लिए लगातार जो भारत सरकार है वो अपने प्रयास कर रही है। देखिए, आगे आर्टिकल में बताया गया है कि सन 2020 में चित्रकूट से किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत किसानों से फल, फूल, सब्जी, मछली आदि से संबंधित उपजों को खरीदकर सीधे कंपनियों तक बेचा जाता था। सरकार ने 2024 तक 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए 6,865 करोड़ का बजट भी आवंटित किया गया था। FPO अपने सदस्य किसानों को आपसी सहयोग से बैंक लोन, फसल की बिक्री, पैकेजिंग, मार्केटिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि किसानों को इधर उधर ना भटकना पड़े। देखिए, जो FPO है वो पूरी तरह से किसानों का ही एक संगठन होता है। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो एक संगठन होता है जिसको किसान ही चलाते हैं, एक दूसरे की मदद का जिम्मा उठाते हैं। इसमें किसान व्यक्तिगत के बजाय सामूहिक दृष्टिकोण से कार्य करता है, जिससे उसकी जो मोल भाव की ताकत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सभी किसान अगर कहेंगे कि हमें 20 रुपए में बेचना है तो वो 20 रुपए में जाएगा। अगर कुछ किसान कहेंगे कि ठीक है हम 18 में बेचने को तैयार हैं, 16 में बेचने को तैयार हैं, या फिर कोई कहेगा कि हम 22 में देने को तैयार हैं, तो इस तरीके से मोल भाव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर सभी किसान बोलेंगे कि हम इसे 20 में बेचेंगे तो वो 20 में ही जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के हित में काम करने वाले FPO को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। इसके लिए कम से कम 11 किसानों को मिलकर एक कंपनी बनानी पड़ती है। इस कंपनी को तभी वित्तीय सहायता मिलेगी जब उसके पहाड़ी इलाकों में 100 किसान और मैदानी इलाकों में 300 किसान जुड़े हों। हाल के इस जो एक आंकड़े के अनुसार नवंबर 2023 तक, देखिए आंकड़े दिए गए हैं, 23 तक 7,600 किसान उत्पादक संगठन बना चुके हैं। इस प्रकार सरकार 75% लक्ष्य हासिल कर चुकी है। खेती किसानी पर FPO के प्रभाव पर नाबार्ड ने अपने अध्ययन में पाया कि 2020-21 और 21-22 के दौरान FPO से जुड़े किसानों की कृषि उत्पादकता में क्रमशः 18.7% और 31.7% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान बीज और उर्वरक पर होने वाले खर्च क्रमशः 50 रुपये और 100 रुपये की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, FPO के गठन और इसमें जो किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हो रहे लाभ को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी सहकारिता क्षेत्र में 1100 FPO के गठन करने का निर्णय भी उन्होंने लिया है, और देश भर की प्राथमिक जो कृषि ऋण सहकारी समितियों से 13 करोड़ किसान जुड़े भी हैं। इनमें इन समितियों की उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और गतिविधियों में अपने कर्तव्य क्षेत्र का विस्तार करने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार FPO के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों को कृषि निर्यात हब के रूप में विकसित कर रही है जहां इसकी भरपूर संभावनाएं हैं। बतौर उदाहरण, पिछले 3-4 वर्षों में वाराणसी कृषि उपज के निर्यात का हब बनकर उभर रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज, बिजनेस पेज पर आते हैं। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है, कल शेयर मार्केट 2000 पॉइंट, निफ्टी जो है बैंक निफ्टी वो 2000 पॉइंट गिर गया था। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे या देखते होंगे, समझते होंगे या ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको कल का दिन पता होगा कि कल का जो दिन था वो पुट ऑप्शन वालों के लिए था, कॉल ऑप्शन वालों के लिए नहीं था। तो कल जो मार्केट ओपन होते ही उसने पहले 15 मिनट में थोड़ी सी बढ़त दिखाई, उसके बाद वो डाउनफॉल पर ही चलता चला गया और 2000 पॉइंट की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई है वो बैंकिंग क्षेत्र में हुई है 4.2 की, ये प्रतिशत में आपको आंकड़े बताए जा रहे हैं। वित्तीय सेवा जो होता है, सर्विस जो फाइनेंस सेक्टर होता है वो 3.76%, धातु, कमोडिटी, दूरसंचार, रियल्टी अधिकतर
जो था वो गिरावट में ही था। नुकसान वाले शेयर सबसे ज़्यादा जो थे वो टाटा स्टील था, कोटस, यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक था, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज था, मारुति, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक, मतलब सभी कल अच्छे खासी गिरावट पर थे। और कल की गिरावट का जो कारण है वो माना जा रहा है कि चीन की इकोनॉमी में सुधार की आशंका के चलते हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स जो है वो 2.5% तक गिरा था। ये सबसे बड़ा कारण था जो जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा था। मिड और स्मॉल कैप सेक्टर उच्च स्तर पर बना हुआ है जो शेयर बाजार की गिरावट की वजह हो सकता है। डॉलर एक महीने के उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में कमोडिटी मार्केट में कच्चे तेल और अन्य चीज़ें महंगी हुई हैं। बड़े स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग के चलते भी बाजार गिरा है। ऐसे में बड़ी कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट आई है। पीएलआई से बदलने लगी है मैन्युफैक्चरिंग की तस्वीर। देखिए, जो पीएलआई स्कीम होती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ने मैन्युफैक्चरिंग की तस्वीर बदल दी है। 2020 से लेकर वर्ष 2023 तक 14 सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम की घोषणा की जा चुकी है। इनमें से मुख्य रूप से 6 सेक्टर में उत्पादन और निर्यात शुरू हुआ है। पीएलआई स्कीम होती है जब घरेलू बिजनेस को बढ़ाने, जैसे विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करती हैं एफडीआई के माध्यम से, वैसे ही सरकार घरेलू स्तर के व्यापार को बढ़ाने के लिए पीएलआई के माध्यम से उस कंपनी को पैसा देती है, तो उसे पीएलआई बोला जाता है। 3-4 सेक्टर में इस स्कीम के तहत उत्पादन काफ़ी शुरुआती स्तर पर अच्छी शुरुआत करी है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हालांकि पीएलआई स्कीम को लेकर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगले वित्त वर्ष 7% तक रह सकती है विकास दर। देखिए, आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को मिला है बल। बाजार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और जलवायु जोखिम अभी भी बने हुए हैं। और मार्केट वैल्यूएशन के मामले में जो आंकड़े आए हैं उसको लेकर ये बात कही गई है। और गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष 2024-25 में 7% की दर से बढ़ सकती है। साथ ही महंगाई में नरमी जारी रहने की उम्मीद है। दास ने कहा कि हाल के वर्षों में सरकार ने जो संरचनात्मक सुधार किए हैं उनमें भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यम दीर्घकालिक वृद्धि, सेवाओं को बल मिला है, चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार, आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। उन्होंने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान उच्च वृद्धि कम जोखिम भारत की कहानी विषय पर आयोजित सीआईआई सत्र को संबोधित करते हुए ये बात बोली है कि जो आगामी वित्त वर्ष है वो 7% की ग्रोथ के साथ रहेगा। नेक्स्ट है कि जो सबसे वैल्यूएबल पीएसयू है वो एलआईसी है। यहाँ दिया गया है कि मार्केट वैल्यूएशन के मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी बन गई है। बीएसई पर जो इंट्राडे ट्रेड में एलआईसी के शेयर 3% चढ़कर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 919 रुपये पर पहुंच गए हैं। हालांकि बाद में इसका लाभ कम हो गया और 0.63% गिरकर ये 886 रुपये पर बंद हुआ था। एसबीआई का शेयर 1.67% गिरकर 626 रुपये पर आ गया था। और एलआईसी का जो बाजार पूंजीकरण है वो 5,60,964 करोड़ रहा था। इंट्राडे होता है जब आप उसी दिन शेयर लेते हैं और उसी दिन शेयर को बेच देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। पहली न्यूज़ पाकिस्तान पर जो ईरान ने हमला किया है, आक्रमण किया है, उस न्यूज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। ईरान हमले पर पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है, इसको भी हम पहले ही पेज पर डिस्कस कर चुके हैं। न्यूजीलैंड की पहली शरणार्थी सांसद बुटीक में चोरी का आरोप, दिया इस्तीफा। देखिए, न्यूजीलैंड की जो सांसद गोलिज घरमन का पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक बुटीक से कई बार सामान चुराया है। स्थानीय मीडिया के आरोप को प्रसारित किए जाने के बाद ग्रीन पार्टी की सदस्य घमरन ने इस्तीफा दे दिया है। वह न्यूजीलैंड की पहली शरणार्थी सांसद के रूप में चुनी गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, फिलीपींस के रक्षा मंत्री तियोदोरा ने चीन के अधिकारी के बयान को बताया गटर छाप। देखिए, फिलीपींस द्वारा ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग को बधाई देने पर भड़का चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान पर फिलीपींस ने जवाब दिया है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर पर टिप्पणी को निम्न स्तर और गटर छाप बताया है। रक्षा मंत्री रिबर्टी तियोदोरो
ने चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता माओ निंग पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया। तियोदोरो ने कहा कि राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को समझने के लिए चीनी प्रवक्ता को और अधिक किताबें पढ़ने की जरूरत है। चलिए, तो ये आज का, क्योंकि इसमें और कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो ये आज का यानी कि 18 जनवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।